नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सर्दियां आ चुकी थी। हस्तिनापुर के बाग बगीचों में धुंध, कोहरा, प्रदूषण और शीतलहर का मिक्सचर फैला हुआ था। लोग कौड़ा जलाकर जाड़ा भगा रहे थे। दरबार में भी अलाव जल रहा था। लाल ऊनी स्वेटर और उसके ऊपर ऊंट के चमड़े से बनी जैकेट पहनकर धृतराष्ट्र गौने के दूल्हा लग रहे थे। संजय उनसे भी ज्यादा जोशो खरोश में दिख रहे थे, क्योंकि आर्यावर्त में डंकापति ने एक बार फिर से 64 कलाओं का कोहराम मचा दिया था। ऐसी ऐसी कलाएं जिनकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सारी बातें और घटनाक्रम से दरबार को अवगत करवाने के लिए संजय बेकरार थे। जाड़े के असर से धृतराष्ट्र की देह अकड़ी हुई थी। उन्हें संजय की आवाज में गर्मजोशी का अंदाजा मिल गया था। दालचीनी में पकी हुई कच्ची महुआ सुड़कते हुए उन्होंने डंकापति का जिक्र किया। संजय ने धृतराष्ट्र की बात खत्म होने से पहले ही लपक लिया। महाराज, डंकापति ने आर्यावर्त की वैचारिक स्टीयरिंग को उल्टी दिशा में घुमा दिया है। पूरा यू टर्न ले चुके हैं। परिवारवाद उनके लिए अब कोई मुद्दा नहीं रहा। लव जिहाद पर उनकी सहमति बन गई है और लगे हाथ संविधान की रक्षा की शपथ भी उन्होंने ले ली है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अब उपासना स्थल अधिनियम के तहत निचली अदालतें मस्जिद मजारों का केस नहीं सुन सकती। संजय ने सूचनाओं की बौछार कर दी। तब धृतराष्ट्र ने संजय को कंट्रोल किया। डंकापति हमारे मित्र हैं। उन्होंने अगर यू टर्न लिया है तो कुछ सोच समझ कर लिया होगा। तुम एक एक कर बात करो, ऐसे हवाबाजी मत करो। तब संजय ने पहली परत हटाई। पिछले हफ्ते रंगमंच का पूरा कपूर कुनबा डंकापति से मिलने उनके महल पहुंच गया। संजय के बताने के अंदाज में ड्रामा, इमोशन, ट्रेजेडी सब कुछ था। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये लोग करते क्या हैं? संजय ने कहा, इनका फुल टाइम काम अंग्रेजी में बकैती करना है और पार्ट टाइम ये लोग हिंदी में फिल्में बनाते हैं। और अपने डंकापति ठहरे फुल टाइम हिंदी वाले, सो थोड़ी सी खिचखिच हो गई। आदरणीय एक क्वेश्चन था आपके लिए। क्या आप गाने सुन पाते? उनसे बहुत सारे पर्सनल सवाल भी पूछे। संजय की उलझाऊ बातों से चिढ़कर धृतराष्ट्र ने पूछा, इसमें नेपो बेबो माने परिवारवाद कहाँ है? लंबे अरसे बाद धृतराष्ट्र को अंग्रेजी झाड़ते देख संजय धीरे से मुद्दे पर लौटे और कपूर खानदान का पूरा फ्लो चार्ट पेश किया। पेश है कपूर खानदान। रणबीर कपूर, जिनकी माता है नीतू कपूर, उनके पति हैं ऋषि कपूर, जिनके पिता हैं राज कपूर, जिनके पिता हैं पृथ्वीराज कपूर। ये है आलिया भट्ट, रणबीर कपूर की पत्नी। आलिया भट्ट के पिता हैं महेश भट्ट, उनकी पत्नी है सोनी राजदान। ये है रणबीर कपूर की कजन करीना कपूर, जिनकी माता है बबीता, जिनके पिता है रणधीर कपूर, जिनके पिता है राज कपूर, जिनके पिता हैं पृथ्वीराज कपूर। ये हैं सैफ अली खान, जिनकी बीवी है करीना कपूर। सैफ अली खान की माता है शर्मिला टैगोर और शर्मिला टैगोर के पति हैं नवाब मंसूर अली खान पटौदी। संजय रपटते जा रहे थे, लेकिन नवाब का नाम सुनकर धृतराष्ट्र ठिठक गए। उन्होंने संजय की रपटान को रोक दिया। संजय ने हकलाते हुए पूछा, क्या हुआ महाराज, कोई गुस्ताखी हुई क्या? दरअसल ये सारे लोग एक ही फ्रेम में डंकापति के साथ नजर आए, इसलिए मुझे लगा कि आपको बताना सही रहेगा। धृतराष्ट्र के दिल में डंकापति की उन्मुक्त हंसी बैठ गई। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये कपूरों के बीच तुमने नवाबों को कहां से घुसेड़ दिया? संजय ने कहा, वही तो बताना था महाराज। जिंदगी भर डंकापति ने नवाबों को खदेड़ खदेड़ कर पाकिस्तान भेजा। जो नहीं गए उन्हें हर रोज आज भी खदेड़ते रहते हैं और अब एक नवाब के साथ गलचौर कर रहे हैं। कितना खूबसूरत यू टर्न लिया है डंकापति ने। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं और 2 बार मिले। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं,
और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत खुश हूँ। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। संजय अपनी रौ में बोले जा रहे थे। महाराज बस यहीं पर डंकापति ने दूसरा यू टर्न लिया। लाख योगीराज लव जिहाद पर कानून बनाते रहें, लाख जम्बूद्वीप में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाते रहें, लेकिन अब डंकापति ने अपना मन बदल लिया है। वह इस लव जिहाद को स्वीकार करके भारत में हर लव जिहाद को जायज ठहराने का मन बना चुके हैं। धृतराष्ट्र ने हैरत से कहा, हैं? धृतराष्ट्र ने पूछा, इस आयोजन का उपलक्ष्य क्या था? संजय ने कहा, उपलक्ष्य तो दादा राज कपूर की 100वीं सालगिरह थी, लेकिन मुख्य लक्ष्य तैमूर और जहांगीर के मामले थे। खबर है कि डंकापति ने नवाब साहब और उनकी बेगम साहिबा के साथ तैमूर और जहांगीर के मसले पर विशेष चर्चा की। धृतराष्ट्र को यह सोचकर तसल्ली हुई कि अब बेचारे तैमूर और जहांगीर को डंकापति के शागिर्दों के हमले नहीं झेलने पड़ेंगे। धृतराष्ट्र इसी उधेड़बुन में लगे थे कि संजय ने अगली खबर पेश की। यह सब डंकापति के पुराने चोचले हैं। उन्हीं पुराने चोचलों में शामिल है डंकापति का घोघा वसंत मीडिया परिवार। सूर कबीर जैसी लिख लिख कर मर गए कि सत्ता की चरण वंदना और चापलूसी सम्यक और स्वाभिमानी मनुष्य का गुण नहीं है, लेकिन अशांत सिन्हा जैसे लोगों ने अपना पौरुष तलुआ चाटने को ही समर्पित कर दिया है। ये सब बॉलीवुड के वो स्टार्स हैं जिनके साथ सेल्फी के लिए पब्लिक दीवानी हो जाती है, लेकिन ये सारे स्टार पीएम मोदी के दीवाने बने हुए थे। क्या रौला है पीएम मोदी का कि बड़े बड़े स्टार उनके सामने कैसे उनकी चमक कम हो जाती है पीएम मोदी की चमक के सामने। पीएम मोदी से मिलने से पहले ये बड़े बड़े स्टार नर्वस थे बॉस। इनको समझ में नहीं आ रहा था कि पीएम मोदी से किस तरह बात करेंगे। ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑरा। डंकापति के दरबारी हुड़कचुल्लू जमात की खबर धृतराष्ट्र को पहले से थी, सो उन्होंने हुड़कचुल्लुओं को सिरे से खारिज करते हुए अगली खबर की उम्मीद की। तब संजय ने पूरे दरबार को सूचित किया कि आर्यावर्त की संसद में 4 दिन की संविधान चर्चा हुई, 2 दिन राज्यसभा में और 2 दिन गुरु सभा में। यह बहस संविधान की 75 साल की गरिमामयी यात्रा पर केंद्रित थी। इसकी शुरुआत सिंह सभा वाले बाऊ साहब ने की। अध्यक्ष महोदय, संविधान सभा ने जो संविधान तैयार किया था वह केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं था, बल्कि जन आकांक्षाओं का वो प्रतिबिंब था और उन्हें पूरा करने का वह माध्यम भी था। It was an expression of the general will of the people. लेकिन डंकापति ने साफ कर दिया है कि बहस कोई हो, शुरुआत कोई करे, दूल्हा एक ही रहेगा और फ्रंट पेज से लेकर प्राइम टाइम तक छाए वही रहेंगे। शुरुआत भले ही बाऊ साहब ने की हो, लेकिन लाइमलाइट डंकापति का प्रयागराज दौरा रहा और क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस दी डंकापति ने। धृतराष्ट्र डंकापति की कहानियों में खोए थे। संजय ने कहानी को आगे बढ़ाया। एकदम तुनक तुनक तुन तानाना वाला वातावरण था महाराज। बहुत दिनों बाद डंकापति को इस रूप में पाकर रियाया को भी संतोष हुआ, वरना उसे शक होने लगा था कि नॉन बायोलॉजिकल से बायोलॉजिकल हुए डंकापति बदल गए हैं, जैसे मन पर कोई बोझ पड़ गया हो। धृतराष्ट्र को संजय की फिजूल बकवास में मजा नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब छोड़ो, राज्यसभा में क्या हुआ वो बताओ। संजय ने कहा, होना क्या था? राज्यसभा की महिलाओं ने उन्हें भेष बदलने वाला बहुरूपिया और मेकअप कर सजधज वाला और न जाने क्या क्या कहा। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा भेष तो बदलते हैं। आज के राजा शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूँ।
रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए। कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा। धृतराष्ट्र ने पूछा, इतना सब हुआ और डंकापति चुप रहे? संजय ने कहा, जब वहां पर होते तब तो बोलते। धृतराष्ट्र ने कहा, जब थे ही नहीं तो संविधान पर बहस क्यों करवाई? संजय ने कहा, वह तो करवाने के लिए करवाई थी। आप देखिए कि राज्यसभा ने 2 दिन तक संविधान की महत्ता पर बहस किया, लेकिन डंकापति के पास किसी को सुनने की फुर्सत नहीं थी। पहले दिन वो प्रयागराज में थे, दूसरे दिन वो शाम को सभा में अपना भाषण शुरू होने से चंद मिनट पहले पहुंचे, फिर अपना भाषण दिया और वापस। यानी संसद, संविधान और लोकतंत्र का इतना सम्मान डंकापति ने किया कि बस पूछिए ही मत। धृतराष्ट्र को धक्का लगा। उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों किया? संजय ने कहा, दरअसल डंकापति का एक साथी है, बड़ा धंधेबाज है, उसको लेकर सारा विपक्ष सवाल पूछता रहता है, इसलिए डंकापति अब राज्यसभा जाते ही नहीं। कभी कभार 2-4 मिनट के लिए गए, फिर सीधा राजमहल वापस लौट आते हैं। अरे ऊपर देखो, अरे नीचे देखो, अरे आगे देखो, आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, जब किसी को सुना ही नहीं तो बोला क्या? संजय ने कहा, यही तो डंकापति की शैली है, एकालाप। आप उसे मन की बात भी कह सकते हैं। शुरुआत उन्होंने नेहरू से की। नेहरू जी से लेकर के राजीव गांधी तक कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों ने आरक्षण का घोर विरोध किया है। हिस्ट्री कह रही है, आरक्षण के विरोध में लंबी लंबी चिट्ठियां स्वयं नेहरू जी ने लिखी है, मुख्यमंत्रियों को लिखी है। इतना ही नहीं, सदन में आरक्षण के खिलाफ लंबे लंबे भाषण इन लोगों ने किए। नेहरू के बाद उन्हें इंदिरा की याद आई। उन्होंने हमारे देश की अदालत के पंख काट दिए थे और यहां पर तो किया था कि संसद संविधान के किसी भी आर्टिकल में जो मर्जी पड़े वो कर सकती है और अदालत उसकी तरफ देख भी नहीं सकती है। अदालत के सारे अधिकारों को छीन लिया गया था। ये पाप 1971 में उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। धृतराष्ट्र ने कहा, तुम तो कह रहे थे कि बहस हुई, पर यहां तो डंकापति लेक्चर दे गए, किसी को सुना नहीं, सिर्फ अपनी सुनाया। संजय ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, जी महाराज, उन्हें बीते 10 सालों का कुछ याद नहीं, लेकिन 60 साल पहले क्या हुआ था उसकी पूरी किताब लिख कर बैठे हैं। ऐसा लगता है कि बीते 10 सालों में संविधान का हर्फ दर हर्फ उन्होंने लागू कर दिया है। धृतराष्ट्र को आभास हो गया कि संजय कुछ महत्वपूर्ण कहना चाहता है, सो उन्होंने खुद ही बात को हवा दे दी। ऐसा क्या हुआ 10 सालों में? तब संजय ने अपना एकालाप शुरू किया। मैं ऐसे कुछ वाकये गिनाना चाहता हूं जिसकी रोशनी में संविधान की यह बहस बेमानी कवायद लगेगी। संविधान के शीर्ष पर बैठे डंकापति ने ये बातें कहकर स्वयं संविधान की आत्मा को छलनी किया है। टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। और उन्हीं डंकापति की नाक के नीचे उनकी पार्टी के नेता दिन दहाड़े संविधान की हत्या करते हैं। ताजा वाकया इसी दिल्ली का है। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। मेरी बात सुन, जो तेरा अल्तम नाम है ना, मुस्लिम नाम है, जो वो मुस्लिम नाम लिखा उसमें, ऐसा ना किसी को आपत्ति ना हो। न खाता, न बही, न मुंसिफ, न मुद्दई, न कोर्ट, न कचहरी। जो बुलडोजर कहे वो सही। डंकापति की नाक के नीचे बुलडोजर का न्याय अब असली न्याय बन गया है। सुप्रीम कोर्ट को ठेंगे पर रखकर बुलडोजर चलाया गया, तब संविधान की मौत हुई। यूपी के फतेहपुर जिले में योगी सरकार ने फिर से बुलडोजर चलाया है। 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद के कथित अवैध हिस्से को गिरा दिया गया है। दिन पर दिन मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है, लेकिन डंकापति ने उपासना स्थल अधिनियम को उसकी मूल भावना में लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। संभल की शाही जामा मस्जिद, अजमेर की दरगाह शरीफ, बदायूं की जामा मस्जिद के बाद अब अजमेर की इस 2.5 दिन का झोपड़ा पर भी मंदिर होने का दावा किया गया है।
मस्जिदों पर देश भर में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। जौनपुर की अटाला मस्जिद का विवाद भी अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अटाला मस्जिद के वक्फ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानीय कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें दावा किया गया था कि वहां अटाला देवी का मंदिर है। संजय के सिर पर मानो माता सवार हो गई थी। वह लगातार बोले जा रहे थे। डंकापति की तरफ से 10 सदस्यीय टीम ने इस बहस में भाग लिया, लेकिन मजाल क्या कि कोई भी 2 साल से मणिपुर में लगी आग पर पानी डाल देता। वहां डंकापति ने संविधान को जिस तरह से लागू किया है उसे देखकर लगता है कि किसी दिन वह हिस्सा खुद को आर्यावर्त से आजाद न घोषित कर दे। आज से जब 3 महीने पहले मणिपुर में हिंसा की शुरुआत हुई थी तो सैरो उन कुछ ऐसे गांवों में से एक है जहां शुरुआती 1 महीने के अंदर हिंसा की गई थी। इस गांव में 480 मैती घर थे, जिनमें से 90% घर जला दिए गए। हम लोग फबकचाव की तरफ जा रहे थे और ये रास्ते में इसके पहले एक गांव में रुके थे, वहाँ पे भी लोग बाहर हैं, वहाँ पे गन शॉट्स की आवाज़ आ रही थी। अभी हम तेरा कुसाम्बी में आए। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पे कल रात से बहुत ही हैवी फायरिंग हो रही है, अंदर मोटा वोटरा का यूज़ हो रहा है। संजय ने इसके बाद जो कहा उससे आकाश में घनघोर गर्जना हुई, हिंद महासागर में ऊंची लहरें उठी और मलयाचल पर्वत अपनी जगह से 1 इंच खिसक गया। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक अंग्रेजों के अधीन आर्यावर्त में अमृतकालीन आर्यावर्त से कहीं ज्यादा संभाव और समानता थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमृतकालीन आर्यावर्त में शीर्ष 1% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 40.1% हिस्सा जमा है। इसी तरह 1% लोगों के पास सालाना होने वाली कुल राष्ट्रीय आय का 22.6% हिस्सा जा रहा है। ये रिपोर्ट क्या दिखाती है दोस्तों, जो डराने वाली है। ये रिपोर्ट दिखाती है कि 100 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की 40% संपत्ति और 22% आय टॉप 1% अमीरों के पास चली गई है। संविधान जो हर नागरिक को आर्थिक समानता और समान अवसर की गारंटी देता है, उसके साथ डंकापति के राज में हो रहे व्यभिचार को जान धृतराष्ट्र का मन बैठ गया। वो बोल पड़े, बस संजय बस, अब और नहीं। संजय ने कहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है महाराज, थोड़ा और वक्त दीजिए। मजबूरन दरबार का समय थोड़ा और बढ़ाते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, अच्छा नेहरू जी का क्या वाकया हुआ, वह भी लगे हाथ सुना दो। संजय ने कहा, रेत पिसान इक्के में सान कर डंकापति ने घसल पसल कर दिया है। उन्होंने कहा, नेहरू जी ने संविधान ही बदल दिया। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। संजय ने कहा, यहां पर डंकापति थोड़ा चतुराई दिखा रहे थे। आर्यावर्त का संविधान एक सजीव गतिमान दस्तावेज है। वह काल पर्यंत समाज और संसार की परिस्थितियों के अनुरूप खुद को बदल सकता है। यह व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 के तहत दी है। इसे संशोधन या फिर अमेंडमेंट कहते हैं। तो नेहरू जी के समय पर जो संशोधन हुए वो बकौल डंकापति संविधान बदलने की साजिश थे, और स्वयं डंकापति ने अपने शासनकाल में जो 8 संविधान संशोधन किए हैं वो राष्ट्र निर्माण की आवश्यकता है। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 का प्रावधान करते वक्त यही कहा था कि यह संविधान भविष्य में पेश आने वाली हर चुनौतियों का आकलन नहीं कर सकता, इसलिए इसमें जरूरत पड़ने पर स्वयं को बदलने का और समयानुकूल अद्यतन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसका दूसरा हिस्सा है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। इसके तहत कुछ बातें साफ हैं। संविधान के कुछ हिस्से में संशोधन हो सकता है और कुछ हिस्से में कोई बदलाव नहीं हो सकता। खैर, डंकापति को कौन समझाए। अब तक धृतराष्ट्र के सब्र का बांध हिल चुका था, अंधेरा भी हो चुका था, पाला पड़ने लगा था। सरसों की साग और मकई की रोटी की सौंधी महक उन्हें अंतःपुर की ओर खींचने लगी थी। वो उठे और अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। आपको यह कार्यक्रम अच्छा लगता है, आपके खूब सारे कमेंट आते हैं, तारीफें आती हैं, सलाह मशवरे आते हैं, लेकिन उनसे इस कार्यक्रम को बना पाना संभव नहीं है। इसके लिए हमें आपसे थोड़ी और मदद की ज़रूरत है। हमें आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। आपके सब्सक्रिप्शन के बिना यह सफ़र जारी नहीं रह सकता। विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता के लिए आपको हमारी मदद करनी होगी।
आप इस वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आप न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें। आपके महीने भर के सिगरेट, चाय और कॉफ़ी के खर्च से भी सस्ता है न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन। यह साल आसान नहीं रहा। उम्मीद है साल 2025 आप बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। तभी आप भी कह पाएंगे मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। टिप्पणी आगे बढ़े उससे पहले आपके लिए एक और सूचना। साल 2024 अपने आखिरी पड़ाव पर है। पूरे साल आपने टिप्पणी को ढेर सारा प्यार दिया, लिहाजा साल के अंतिम एपिसोड को मज़ेदार और ख़ास बनाने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई कार्ड में दिए गए लिंक पर जाकर आप एक आसान सा फॉर्म भरकर हमें बताएं कि इस पूरे साल के दौरान आपको टिप्पणी का कौन सा एपिसोड और कौन सा सेगमेंट सबसे ज़्यादा पसंद आया और क्यों आया। आपके जवाबों और सुझावों से हमारी टीम 3 दर्शकों का नाम चुनेगी और हम उनका कमेंट अपने ईयर एंड एपिसोड में अनाउंस करेंगे। इस फॉर्म को जरूर भरें और हमसे सीधे जुड़ें। एक कहावत है, खिसियाना सुधीर ईगो नोचे। ये कहावत मैंने ही बनाई है 2 दिन पहले। आपको पता होगा कि कैसे पहले सुधीर ने दिलजीत दोसांझ को नैतिक प्रवचन दिया था, उसके बाद दिलजीत ने उन्हें जवाब दिया था। आज हम ये कहना चाहते हैं कि जिस दिन दिलजीत दोसांझ एक स्टैंड ले लेंगे और कहेंगे कि अब से मैं अश्लील गाने नहीं बनाऊंगा, शराब को प्रमोट करने वाले, अपराध को प्रमोट करने वाले गाने नहीं बनाऊंगा, उस दिन उनके गाने तो तब भी चलेंगे, लेकिन बाकी के जो सिंगर्स हैं उनके लिए वो एक मिसाल बन जाएंगे। अगर आपने ये गलत न्यूज फैलाई है तो उसे कहते हैं फेक न्यूज। और फेक न्यूज फैलाने से क्या मुझे चुभ गई है? बिल्कुल नहीं। क्या मैं गुस्सा हूं? आपको लगता है मेरे चेहरे से मैं गुस्सा हूं? बिल्कुल नहीं। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि आप सही न्यूज फैलाएं। अब ताज़ा खबर यह है कि बाल अधिकार आयोग ने दिलजीत को आदेश दिया है कि आप दारू वाले गाने नहीं गाएंगे। सुधीर को लगा कि यह तो उनकी जीत हो गई, उनके चोटिल ईगो को मलहम मिल गया, सो उन्होंने एक बार फिर से दिलजीत पर एक प्राइम टाइम ठेल दिया। लेकिन आज हम दिलजीत दोसांझ और उनके जैसे दूसरे गायकों को उनके पैग वाले गानों के लिए एक नई चुनौती देना चाहते हैं। पंजाब में एक सर्वे हुआ था जिसमें 60% युवाओं ने कहा कि वो इन गानों को सुनकर नशे की तरफ आकर्षित हुए। खैर, हम सुधीर चौधरी पर आज इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं। ढर्रे पर लौटना सबसे आसान होता है, उसी तरह सुधीर चौधरी के लिए भी कम्युनल, नफरती, सांप्रदायिक एजेंडे पर वापस लौटना बहुत आसान है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे। पहले आप सुधीर के मन में मुसलमानों के प्रति बैठी हुई घृणा को अंबेडकर के जरिए सुनिए। डॉक्टर अंबेडकर खुद ये लिखते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि भारत के मुसलमान कभी भी इस देश के लिए वफादार नहीं होंगे। वो खुद को मुसलमान पहले और भारतीय बाद में मानेंगे। वो ये भी लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत की तरक्की में बहुत ही कम योगदान दिया है और हमेशा मुस्लिम देशों को भारत से ऊपर रखा है। और अब आप ये सुनिए। अब आप सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर उस समय 1945 में ही कितने सही थे। वो समझ गए थे और आज आप देख लीजिए, जिहाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर आज हमारे देश में पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, दूसरे देशों से मदद आ रही है और ये सब कुछ हो रहा है। इस एक लाइन के जरिए इस आदमी ने भारत के 14 करोड़ मुसलमानों को भारत विरोधी और देश विरोधी घोषित कर दिया और कंधा अंबेडकर का इस्तेमाल किया। इसके लिए कोई न तो सुधीर चौधरी से सवाल पूछ सकता है और न ही आज तक से। देश में लागू उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धज्जी उड़ाकर हर दिन एक नए मस्जिद को निशाना बनाने को ये संवैधानिक तरीका मानते हैं। ये सब कुछ अदालत के आदेश पर हो रहा है और हिंदू पक्ष इसे बिल्कुल संवैधानिक तरीके से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए इसका फैसला सड़कों पर नहीं हो रहा, हिंसा के जरिए नहीं हो रहा। गरज ये कि भारत में हर चीज अब तक गलत थी, सिर्फ यही एक आदमी है जो तमाम गलतियों को झेलते हुए भी आज यहां तक पहुंचा है और हर गलत को सही करने में लगा हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। असल में हमारे देश की जो फिल्में हैं उनमें हमेशा से धर्मनिरपेक्षता को बहुत सिलेक्टिव तरीके से दिखाया गया। लंबे समय तक हमारे देश की फिल्मों में आतंकवादियों को एक शरीफ स्कूल टीचर का मासूम बेटा कहकर दिखाया जाता था। पूरे हफ्ते अपने शो के दौरान ये बौराए रहते हैं।
इतिहास को वर्तमान में सुधारने का अभियान चलाते हैं। ऐसे बौराए लोग जो अतीत का गौरव और विक्टिमहुड बेचते हैं, वो अंततः रवांडा या होलोकॉस्ट जैसे नरसंहार की पृष्ठभूमि रचते हैं। हर दिन देश की हर समस्या के लिए एक नया मुसलमान खोज कर लाने वाले इस जहरीले आदमी के सोच का भी स्वतः संज्ञान किसी अदालत को लेना चाहिए। एक मुख्तसर सा आकलन देखिए पूरे हफ्ते के शो का। सच्चाई यह है कि भारत के हर मुसलमान के मन में आज भी बाबरी मस्जिद की टीस एक शूल की तरह चुभ रही है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश नहीं जहां मुस्लिम आक्रमणकारियों ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बना, लेकिन इस मामले में भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जिसने इन मस्जिदों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए बाकायदा एक विशेष कानून बना दिया। ये वो अंतर है जो धर्मनिरपेक्ष भारत की सच्चाई को दिखाता है, और वो सच्चाई ये है कि संभल के जिस इलाके में अब सिर्फ मुसलमान रहते हैं, जहां एक भी हिंदू वहां नहीं रहता है, वहां हिंदू मंदिर पर 46 वर्षों से ताला लगा हुआ है। लेकिन नालंदा के जिस इलाके में अब सिर्फ हिंदू रहते हैं, जहां एक भी मुसलमान नहीं रहता, वहां मस्जिद पर ताला नहीं है। इस जहरीले गोल्ड स्टैंडर्ड से अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, उनकी तमन्ना थी नेतागिरी करने की, लेकिन गलती से जज बन गए, तो वहीं से नेतागिरी की जमीन तैयार करने लगे। फिलहाल इनके खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव संसद में आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें तलब किया है। पहले भी अपने कारनामों के लिए मशहूर रहे हैं, लेकिन हम ताजा वाकये से शुरू करते हैं। कानून तो भैया बहुत संकट से चलता है, लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है, हिलाने वाले लोग हैं, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। भारत को बहुसंख्यकों की इच्छा के अनुसार चलाया जाएगा। हिंदू बच्चे दया और सहिष्णुता सीखते हैं, जबकि मुस्लिम बच्चे ऐसा नहीं सीखते, क्योंकि उन्हें तो मारकाट सिखाया जाता है। कठमुल्ला, 4 पत्नियां और 3 तलाक जैसी प्रथाओं में मुसलमान लिप्त है। लगे हाथ उन्होंने मोदी जी को संदेश भी भेज दिया, ये कहकर कि एक हैं तो सेफ हैं। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, दूसरी बात हो जाएगी, लेकिन निश्चित रूप से इसमें दम है। ये वही जज हैं जो मानते हैं कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, और ऐसा करने वाला वह एकमात्र जीव है। शेखर कुमार यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में गए, वहां मुस्लिम समुदाय के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो अस्वीकार्य तो है ही, साथ ही एक जज के तौर पर उनकी क्षमताओं और योग्यता पर भी सवालिया निशान है। शेखर यादव इकलौते नहीं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट अपने आप में पूरा सर्कस है। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने इसके बारे में बड़ी मौजू राय दी थी। पीठ ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक जज वाली बेंच द्वारा पारित किए गए अपमानजनक आदेशों से देश के आम आदमी का विश्वास डगमगा गया है। अपने निष्कर्ष में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने कहा था, हैमलेट में शेक्सपियर ने कहा था, डेनमार्क राज्य में कुछ सड़ रहा है। इसी तरह यह कहा जा सकता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी कुछ सड़ रहा है। उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों की ईमानदारी और निष्ठा से संबंधित बहुत सारी शिकायतें आई थी। सुप्रीम कोर्ट की उस तीखी टिप्पणी के आलोक में आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के कुछ जजों के कामकाज देखिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली ने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में छात्रों को भगवत गीता से प्रेरणा लेने को कहा। संविधान की किताब उन्हें याद नहीं आई। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी ने फैसला दिया कि विवाह के लिए धर्म परिवर्तन अस्वीकार्य है। उन्होंने यह टिप्पणी मुस्लिम महिला द्वारा हिंदू धर्म अपनाकर हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह करने के खिलाफ दिया। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने धर्मांतरण के एक आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा, यदि धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो एक दिन देश की बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक हो जाएगी। जस्टिस बृजराज सिंह ने एक बलात्कारी द्वारा पीड़िता से शादी से इनकार करने पर जन्म कुंडली की जांच का आदेश दिया, ताकि साबित हो सके कि लड़की मांगलिक है या नहीं। इस पर सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। ये सारे कारनामे इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं, तो क्या गलत बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि देयर इज समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें के अंदर में इस हफ्ते की रिपोर्ट जनसत्ता से है। महाराष्ट्र के परभनी में हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई हैं।
कुछ शरारती तत्वों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने संविधान का अपमान किया। इससे स्थानीय लोग भड़क गए। गुस्साई भीड़ ने कई जगहों पर आगजनी की। हालात को संभालने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। अंबेडकर और संविधान का अपमान देख लोग भड़क गए। देखते देखते मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया। लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। नाराज भीड़ ने इलाके में कई जगह आगजनी की। हालात बेकाबू होते देख पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले दागे। इस पूरे मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा कि परभनी में जातवादी संगठनों ने बाबा साहब की प्रतिमा और भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।